नाउ यहाँ पर जो क्वेश्चन है स्क्रीन में, ये एनपीएचएम 2021 का एक क्वेश्चन है, एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमको जो स्टेटमेंट दिया गया है, वी हैव टू चेक वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। चलिए देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है। इट सेज दैट let f be an arbitrary continuous function। यहाँ पर the word continuous is the highlight। f जो है हमारे पास एक continuous function है and at the same time हमको एक set s define किया गया है। s is equal to all those elements in R such that there exists a sequence xn in R। हमारे पास ऐसा एक sequence है such that limit n tends to infinity xn is equal to infinity। यानी कि जो sequence है हमारा diverge करता है, but f of xn जो है it converges to the point y। This is what we are given in the question। और उसके साथ साथ हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। The first statement says S एक closed set है and the statement B says that S is a connected set। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर let us try attempting this question। मान ले कि मैं एक फंक्शन ले रही हूँ f of x is equal to 0, आइडेंटिकली 0 फंक्शन ले रहे हैं। तो अगर मेरे पास f of x equal to 0 है and if I try to define the set S, जैसे कि अगर मैं कोई सीक्वेंस ले रही हूँ which is converging to infinity, then f of xn जो है it converges to only one point that is equal to 0। तो इसीलिए the set S is a singleton set which is 0। अगर मैं इस singleton set S की बात करें तो वो closed भी होगा और connected भी होगा, because in the set of all real numbers we know one thing very well, that any finite set is closed and the only connected sets in R are 5 singleton sets और intervals। इन तीनों के अलावा और कोई कनेक्टेड सेट्स हमारे पास हो ही नहीं सकता है। अगर हम नॉन ट्रिवियल कनेक्टेड सेट्स की बात करें तो दे आर द ओनली सिंगलटन सेट्स एंड द इंटरवल्स। तो इसीलिए ये एग्जांपल से ये दोनों ट्रू हो रहा है। ओके, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। अगर मैं ले लूं f of x इक्वल टू x, f of x equal to x अगर हम ले लें, at the same time if we take a sequence which is converging to infinity, then f of xn which is equal to again xn, ये भी converge कर रहा है infinity को। मतलब अगर हम कोई भी एक सीक्वेंस ले तो f of xn कोई एक फाइनाइट नंबर पे कभी कन्वर्ज कर ही नहीं सकता है। तो इन दिस केस s is equal to 5। इस केस में s हमारा 5 हो गया है। नाउ कमिंग टू वन मोर, ऐसा फंक्शन लेते हैं जो कंटिन्यूअस भी हो बट एट द सेम टाइम इट ऑसिलेट्स व्हेन वी आर टेकिंग अ सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू इंफिनिटी। तो वैसा एक केस है f of x इक्वल टू sin x या cos x। हम कोई भी एक बाउंडेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले सकते हैं। इस केस में जब भी हमारा xn कन्वर्ज करता है इंफिनिटी को, f of xn it is not converging to any one particular value, it can take any value between -1 to 1। -1 to 1 के बीच कोई भी एक वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पर जो सेट S बन रहा है वो closed -1 to 1 है। Now when I see the second and the third case, मैं इन दो केसेस की अगर बात करूं तो इन दोनों केसेस में भी S हमारा क्लोज सेट भी है and it is also a connected set। Yes, I missed out one more point कि जब भी S connected है तो one more possibility that it can be the set of all real numbers। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं that both the statements are true। But yes, analysis एक ऐसा सब्जेक्ट है, we to prove something हमें conventional तरीके से जाना पड़ता है and to counter एक example is enough। So that's the reason हम इसको प्रूव करने का ट्राई करते हैं। तो फॉर द प्रूफ हम सबसे पहले प्रूव कर लेते हैं दैट S is a connected set। So
एज वी डिस्कस्ड कि अगर मान लो कि S एक कनेक्टेड सेट है इन रियल लाइन, द पॉसिबिलिटीज आर 5 सिंगलटन इंटरवल्स जिसको हम आई के रूप से देखते हैं, एंड द अदर वन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसके अलावा हमारे पास कोई और कनेक्टेड सेट नहीं है। द द नॉन ट्रिवियल कनेक्टेड सेट्स आर दीज टू, द सिंगलटन सेट्स एंड द इंटरवल्स। तो हम एक एग्जांपल ऐसे ऑलरेडी देख चुके हैं जहां पर एस कंप्लीटली एक इंटरवल ही आ रहा है। नाउ let us try to prove that S is an interval. It is going to be an interval. And especially to be more specific, S हमको closed intervals ही मिलेंगे. What is the reason behind that? S जो है ऐसा elements का collection है जिसके corresponding हमको एक sequence मिल रहा है। तो यानी कि somewhere S is the collection of limit points of some sequence. It is a collection of limit points of some sequence, and we know that की collection of limit points हमेशा एक closed set ही होता है. So from here itself we can say that S is going to be a closed set. Anyway, इसका exclusive proof अभी हम देखने वाले हैं. So due to that reason हम क्या करेंगे कि we are going to prove that S is going to be a closed interval. Now उसके लिए हम interval का definition एक बार देख लेते हैं. Interval का definition ये है that if I am taking two elements, that is if I am taking y1 and y2 belonging to S, and मैं y1 और y2 के बीच में कोई भी एलिमेंट ले लूं, if I am taking any y between y1 and y2, if y also belongs to S, then हम इस y1 y2 को एक इंटरवल बोलते हैं. तो let us go conventionally through the definition. यहाँ पर let us split the proof, what is the given condition and what we have to prove. तो यहाँ पर given है, let me take two elements y1 and y2 belongs to S, and such that y1 is strictly less than y, strictly less than y2. And what do I have to prove? मुझे prove ये करना है कि y जो है it belongs to S. मतलब y के corresponding में मुझे एक ऐसा sequence मिल रहा है जो sequence itself converge कर रहा है infinity को, but f of xn जो है it converges to y. This is what I have to prove. Now let us start from given. अभी we have y1 belongs to S. So यहाँ पर हम proof शुरू करते हैं. We have y1 belongs to S. y1 belongs to S है, इसका मतलब है उसके corresponding मुझे एक sequence मिलेगा, let us say to be Sn, such that Sn जो है converge करता है infinity को या Sn diverges, and we have f of Sn जो है it converges to y1. Similarly, as y2 also belongs to S, there exists a sequence Tn, मान लेते हैं, such that Tn diverges, but f of Tn जो है it converges to y2. Supposing these are the two conditions what we have taken from y1 and y2 belonging to S. अभी हम थोड़ा रियल लाइन पे इस चीज को विजुअलाइज करते हैं, एंड एट द सेम टाइम मेरे पास है कि y1 is strictly less than y2, मतलब y1 and y2 are distinct and y1 is strictly less than y2. Now as f of Sn is converging to y1, f of Sn converging to y1 का मतलब क्या है? मैं कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव लूं, मैं कोई भी एक छोटा सा एप्सिलॉन पॉजिटिव लूं, y1 माइनस एप्सिलॉन और y1 प्लस एप्सिलॉन, इस इंटरवल में मुझे f of Sn का इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स मिलेंगे. दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ लिमिट सेज. वैसे ही f of Tn जो है कन्वर्ज कर रहा है y2 को. तो मैं y2 का अगर एक इंटरवल लूं, y2 माइनस एप्सिलॉन और y2 प्लस एप्सिलॉन, मैं कोई भी अगर इंटरवल लूं, तब
इस इंटरवल में y2 माइनस एप्सिलॉन और y2 प्लस एप्सिलॉन में मुझे f ऑफ tn का काफी सारा ढेर सारा एलिमेंट्स का इनफिनाइटली मेनी एलिमेंट्स हमको मिलने वाला है. So let us express the same thing mathematically using the definition of limit. तो अगर यहाँ पर हम definition of limit use करें that f of Sn is converging to y1, तो we can say that there exists k1 belonging to n such that for all n greater than equals to k1, I have infinitely many elements in this interval. F of Sn belongs to y1 minus epsilon or y1 plus epsilon. This is nothing but वही mod of f of Sn minus y1 less than epsilon का दूसरा notation है. वैसे ही इसके लिए there exists k2 belonging to the set of all natural numbers such that n greater than equal to k2 के लिए f of tn जो है it belongs to the interval y2 minus epsilon and y2 plus epsilon. Again, this is similar to mod of f of tn minus y2 less than epsilon. यस, एंड हम एप्सिलन को इतना छोटा यूज कर रहे हैं, इतना छोटा हम चूज कर रहे हैं जैसे कि यहाँ बीच में y है, तो ये जो दो ओपन इंटरवल्स है वो डिसजॉइंट है. यानी कि मैं बोल सकती हूँ दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k को हम चूज करें द मैक्सिमम ऑफ k1 एंड k2, एंड एप्सिलन इज सो स्मॉल दैट ये जो दो इंटरवल्स हैं ये दोनों हमारे डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं. वी आर चूजिंग एप्सिलन इन सच अ वे. नाउ यहाँ पर हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं दैट यहाँ f of Sn जो है आफ्टर all n greater than equal to k, f of Sn जो है it is strictly less than the element y because y is an element which is lying between y1 and y2. This is already a given condition. तो y जो है it is strictly lying between f of Sn and f of tn. तो this is how the element y is. यहाँ पर use होगा the definition of the sequential criterion of the continuity of the function f. यहाँ पर हमको बोला गया है that f is an arbitrary continuous function है. As f is a continuous function, by intermediate value property, intermediate value property ये बोलता है कि अगर मेरे पास दो functional values हैं उसके बीच का सारा values will be occupied by the function. उसके बीच का सारा values will be occupied by the function का मतलब उसके बीच में जितना भी values है उसके corresponding में हमको एक pre-image in the respective domain जरूर मिलेगा. यहाँ पर f of Sn and f of Tn are the functional values. तो हमारे पास जो एलिमेंट y है it is lying between them. So there exists an element x belonging to, x कहाँ belong करता है? Between this open interval Sn and Tn. इस open interval में एक ऐसा x जरूर मिलेगा such that f of x is equal to y. यहाँ से हम इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी का वैल्यू प्रॉपर्टी का हम बेस्ट तरीके से यूज कर रहे हैं. नाउ इसी चीज को अगर हम आगे देखें, आई विल हैव टू इरेज द बोर्ड. इस चीज को हम आगे देखें तो वी गॉट कि एक ऐसा एलिमेंट x मिला है such that Sn is less than x less than Tn and f of x is equal to y. हमको कंडीशन यहाँ तक मिला है. नाउ यहाँ पर हम x को करस्पॉन्ड करें टू द सीक्वेंस xn. वी आर करस्पॉन्डिंग इट by sandwich theorem. Sn is diverging, Tn is also diverging. ये दोनों sequences जो है it is diverging to infinity because that's what we have used the condition that y1 belongs to s, y2 also belongs to s. इसके corresponding में मुझे एक sequence मिला which diverges and f of xn converges to y1, and similarly इसके corresponding में मुझे एक sequence मिला है Tn which
diverges to infinity, and f of tn जो है it converges to y2. Sorry, this is sn here. So from there sn and tn both are diverging, so the sequence which is there in between that also has to diverge. So xn जो sequence है इसके correspond में हम जो xn term use करें that also diverges. But at the same time we have f of xn converging to y, because f of x equals to y हम use कर रहे हैं, and corresponding to x we are using the sequence xn. So f of xn जो है converge कर रहा है y को. So from here we can conclude that this element y belongs to s. y क्यों belong कर रहा है s को? Because उसके corresponding में हम एक ऐसा sequence ढूंढ लिए हैं जो diverge कर रहा है, at the same time f of xn is converging to y. So from here we can say that s जो है is a connected set. S is a connected set. So that's why the statement B जो है it is a statement. Now let us proceed to prove that S is a closed set. Now to prove S is a closed set, इसका एक sequential definition को एक बार recall कर लेते हैं. हम कब बोलते हैं कि S एक closed set है? मेरे पास अगर कोई एक लिमिट पॉइंट है, इफ y is a limit point, if y is a limit point of S, I have to prove that y belongs to S. अगर एक सेट का सारा लिमिट पॉइंट्स उसी सेट में बिलोंग करे तब हम बोलते हैं S एक या कोई भी एक सेट एक क्लोज सेट है. तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं that y, let y be an element such that it is the limit point of this set S. And what do we have to prove? We have to prove that the limit point belongs to the set S. Let us see how the proof goes. तो यहाँ पर what again we are going to split. हमको given क्या है? It is given that y is a limit point of S. It is given that y is a limit point of S, and what do we have to prove? हमको prove करना है कि y belongs to S. तो as y is a limit point of S, अब हम एक नंबर को एक लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट हम कब बोलते हैं? When there exists a sequence, this implies there exists a sequence, वो sequence S से होना चाहिए such that the sequence should converge to the number y, such that yn is converging to y. Now अभी हम इसके डेप्थ में और देखते हैं. अभी yn ये जो एंटायर सीक्वेंस है इट इज बिलोंगिंग टू द सेट S. इसका मतलब क्या है? ये जो है सेट y1, y2, y3, y4, y5, अगर हम इसका पूरा सीक्वेंस द इन्फिनाइटली मेनी एलिमेंट्स देखें तो इट इज अ सबसेट ऑफ S. We cannot say that this is the entire set S क्योंकि yn के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं. तो I can say that ये जो एलिमेंट्स है y1, y2, y3, y4, y5, ये एक सब S का एक सबसेट है. Now let us apply the condition which is already imposed on the set S. S में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जहां पर एक ऐसा सीक्वेंस मिलता है डाइवर्ज करता है, एट द सेम टाइम f of xn जो है इट कन्वर्जेस टू द एलिमेंट y. यहाँ पर y1 is an element of set S. इसका मतलब y1 के करस्पॉन्डिंग मुझे एक ऐसा सीक्वेंस मिलेगा जिसका नाम दे देते हैं x1 के, such that ये x1 के is diverging but f of x1 के is converging to y1. वैसे ही मैं अगर y2 का देखूं, y2 is an element of the set S. As y2 is an element of the set S, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक ऐसा सीक्वेंस नाम दे देते हैं x2 के मिलेगा which diverges to infinity, and f of x2 के converges to y2.
वैसे ही y3 के करस्पॉन्डिंग में मुझे एक ऐसा सीक्वेंस मिलेगा सच दैट x3k it diverges at the same time f of x3k converges to the number y3। हाँ, मैं वैसे ही कोई भी एलिमेंट ले लूं yn, it belongs to the set S। उस एक एलिमेंट, here when I'm using the term yn, it is not denoting the entire sequence। For the entire sequence में हम इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, here yn is a single element। मैं कोई भी yn लूं, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक ऐसा xnk मिलेगा which diverges at the same time f of xnk it converges to the element yn। Now, to prove y belongs to S, हमको ये प्रूव करना है। y belongs to S प्रूव करने के लिए हमें एक ऐसा सीक्वेंस, we somewhere have to prove there exists a sequence, let us say an, such that an is diverging at the same time f of an is converging to y। हमें एक ऐसा एक सीक्वेंस ढूंढना है जो डाइवर्ज करता है इंफिनिटी को। नाउ इट्स द हाई टाइम दैट वी कंस्ट्रक्ट द सीक्वेंस। हमें एक ऐसा सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट ही करना पड़ेगा। सो लेट अस सी उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। जो ये सबसीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करने वाला है, इट इज फ्रॉम दीज सीक्वेंसेस x1 के, x2 के, x3 के, xn के। यहाँ पर एक एक जो सीक्वेंस मिला है ना हर एक टर्म के करस्पॉन्डिंग में, उसी सीक्वेंस से हम एक सब सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। नाउ पहला एलिमेंट के देखते हैं। हमें हमारे पास एक ऑलरेडी एक ऐसा सीक्वेंस है जो डाइवर्ज कर रहा है, तो we can make a subsequence x1k1, let us say this x1k1 is a subsequence of x1k। we can make such that f of x1k1 जो है this belongs to this interval, because we have already seen f of x1 k1 is converging to y1। का मतलब है मैं कोई भी एप्सिलॉन लूं, उसके ओपन इंटरवल में मुझे f of x1 k का एक इनफिनाइटली मेनी एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर तो हम उसी का सबसीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो इट मस्ट होल्ड ट्रू। वैसे ही मैं फ्रॉम द सेकेंड सीक्वेंस x2k, वहां से मैं ऐसा सबसीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ x2k2 which is greater than 2, such that f of x2k2 this belongs to y2 minus 1 by 2 and y2 plus 1 by 2। यहाँ पर एक ऐसा सबसीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वैसे ही फॉर द nth टर्म xn k से ही हम एक सबसीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो xn kn एक ऐसा सबसीक्वेंस हो सकता है which is greater than n, and f of xn kn this should belong to yn minus 1 by n and yn plus 1 by n। यहाँ पर हम एक ऐसा सबसीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो हियर वी हैव टू नोट वन थिंग, यहाँ पर जो सबसीक्वेंस कंस्ट्रक्ट किए हैं एक्स एन के एन नाम का, ये पूरा मैं आई एम टेकिंग दिस एंटायर सबसीक्वेंस, दिस डाइवर्जेस क्योंकि इट इज ग्रेटर देन 1, इट इज ग्रेटर देन 2, इट इज ग्रेटर देन n। यहाँ पर ये सबसीक्वेंस जो है डाइवर्ज कर रहा है। Now let us see what happens to this. It says that yn minus 1 by n is less than f of xn kn is less than yn plus 1 by n। This is the inequality what we get। यहाँ पर हम स्क्वीज थ्योरम का एप्लीकेशन फिर से करने वाले हैं। So here we get ये yn minus 1 by n, this yn minus 1 by n this converges to the number y, and yn plus 1 by n this also converges to the number y, because we have already seen that ये जो sequence yn है it converges to the number y। using the sandwich theorem यहाँ बीच का जो sequence है f of xn kn this also has to converge to the number y। now y के करस्पॉन्डिंग में हमें एक ऐसा सीक्वेंस मिल गया जिस सीक्वेंस की हम बात कर रहे थे an,
दैट इज नथिंग बट आर एक्स एंड के एन। हमें एक ऐसा सीक्वेंस मिल गया है जो कन्वर्ज कर रहा है इंफिनिटी को, बट उसका जो फंक्शनल वैल्यू है इट इज कन्वर्जिंग टू द नंबर y, यानी कि दिस नंबर y should belong to the set S. And this is what we had to prove. And this is what we had to prove, that y belongs to S. And we are done. So S has to be a closed set. इसका मतलब y हम कोई भी एक arbitrary limit point में, it is belonging to the set. So the statement A should also be a true statement. Statement B का proof हम already देख चुके हैं. It is also a true statement. Hope ये पूरा solution, ये पूरा proof आप enjoy किए हैं, आपको अच्छा लगा है. Thank you.